आप जो भी पैसा कमा रहे हैं वो कर्जदारों को दे देते हैं। आपकी पर्सनल ग्रोथ हो ही नहीं पा रही और ये आपकी स्थिति बहुत खराब हो गई है, बद से बदतर हो गई है। लोग आपके घर तक आ गए हैं पैसा मांगने के लिए, आपको फोन कर करके बोलने लगे हैं कि यार आपकी किस्त आने वाली है इस तारीख में मुझे मेरा पैसा दे दो। और हो सकता है आपका घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया हो। अगर आप कर्ज के इस तरह के चक्रव्यूह में फंस गए हैं तो ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए है। एक कर्जे वाले बंदे की स्थिति ऐसी होती है उस चूहे की तरह जो पहिए पे भागता रहता है। वो अपनी स्थिति से निकलने की कोशिश करता है, इसलिए और तेज भागता है, लेकिन वो जहां शुरू में था वहीं पे रह जाता है। जब आप कर्जे में होते हो ना तो आपका पीस ऑफ माइंड तो खत्म ही हो जाता है। आपको बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स घेर लेंगी, डायबिटीज, बीपी, हाइपरटेंशन, एंग्जाइटी। उसके बाद क्या है, सर के बाल उड़ने शुरू हो जाएंगे बहुत कम उम्र में। 35 साल में आप 70 साल जैसे लगने लग जाओगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बहुत सटीक स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला देने वाला हूं, जो अगर आप फॉलो करें, एक डिसिप्लिन मैनर में फॉलो करें, तो आप बड़े से बड़े कर्जे से बहुत कम टाइम में बाहर निकल सकते हैं। उसके बाद मैं आपको 2 ऐसी टिप्स दूंगा जो अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपने कर्जे की रीपेमेंट बहुत क्विकली कर सकते हैं। बहुत लेस नोन टिप्स हैं, बहुत लोग इसको जानते नहीं। और फिर एंड में 2 टिप्स मैं आपको ऐसी देने वाला हूं कि जिससे आप फ्यूचर में कभी इस तरह की सिचुएशन में वापस ना जाए। तो इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहे। माइंडसेट शिफ्ट। सबसे पहले तो आपको दिमाग में सेट करना पड़ेगा कि यार मुझे इस कर्ज से बाहर निकलना ही निकलना है। नेगेटिव थॉट से ऊपर उठना पड़ेगा। थॉट्स कैसे, यार मेरे तो कुछ बस का ही नहीं है, यार मैं कितना बेकार आदमी हूँ, मैंने अपने को और अपनी फैमिली को इस सिचुएशन में डाल दिया, यार मेरी तो लाइफ खत्म होगी, इसके आगे तो कुछ है ही नहीं। आपको एक बहुत बड़े एग्जाम्पल देता हूँ, अमिताभ बच्चन जी का। वो भी अपनी लाइफ में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 90 करोड़ के डेट में थे और उनके पास कोई कमाई का जरिया नहीं था, उनकी पिक्चर्स चल नहीं रही थी, सब कुछ आगे डेड एंड सा दिख रहा था, लेकिन वो उस सिचुएशन से निकल गए। अब आप समझो, इतने दिग्गज आदमी भी अगर डेट में जा सकते हैं तो मैं और आप भी डेट में जा सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब पॉइंट ये है कि मेरे साथ आप किस तरह सिंसियर एफर्ट दिखाते हैं और अपने डेट से बाहर निकल जाते हैं, और दिशा दिखाने के लिए मैं बैठा ही हूँ आपके साथ। बैड लोन्स लेना बंद कर दीजिए। इन बैड लोन्स की वजह से आप इस सिचुएशन में आए हैं जहाँ आपका कर्जा बहुत ऊपर चला गया है। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। इस चीज को बिल्कुल आज ब्रेक लगा दो। अच्छा, जो लोग गुड लोन्स और बैड लोन्स के बीच में डिफरेंस नहीं समझते, गुड लोन्स तो ऐसे होते हैं जो हमने लोन लिया और उस पैसे को ऐसी जगह लगाया जिससे हम और कमा सकते हैं। मे बी हमने एजुकेशन में लगा दिया, आगे जाके कमाएंगे, या किसी बिजनेस में लगा दिया, या रियल एस्टेट में लगा दिया, वहां से रेंटल इनकम आ रही है, तो ये गुड लोन हो गया। ये तो टाइम टू टाइम एक समझदार आदमी लेता ही रहता है, इन अ कंट्रोल्ड मैनर, इन अ मैनेज्ड मैनर। लेकिन जो एक बैड लोन होता है ना, वो ऐसा हो गया कि यार मैंने लिया और अपने लिए घर बनवा लिया, उसके बाद मैंने कुछ पैसा कर्ज पे लिया, अपने लिए गाड़ी ले ली, मोबाइल फोन ले लिया, डेप्रिशिएटिंग एसेट ले ली, जिनसे कमाना कुछ नहीं है, सिर्फ एंजॉय करना है। उस तरह के बैड लोन्स आज ही रोक दो। फेस द ट्रूथ। अब ये वो टाइम है जब आपको सच्चाई का सामना करना पड़ेगा कि यार किस किस लोगों का मुझे पैसा देना है, किस किस इंटरेस्ट पे देना है और कितना अमाउंट देना है। ये नहीं कि यार बैक ऑफ द हेड तो मेरे को पता ही है कि इतना इतना पैसा देना है। आपको एक पेपर पेन पे लिखना पड़ेगा या एक्सेल शीट में लिखना पड़ेगा, जैसा आपको कन्वीनियंट हो। सारी लिस्ट बनानी पड़ेगी। आज की यथास्थिति, यानी आपकी जो एक्चुअल स्थिति है आज की, वो एक्चुअल शीट पे दिखनी चाहिए कि भाई इन का पैसा देना है, इतना इतना पैसा देना है, इतना इंटरेस्ट रेट पे देना है। कोशिश करें जब लिस्ट बनाए तो इन ऑर्डर ऑफ इंटरेस्ट रेट बनाए, हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट को ऊपर रखें। अब आपका टारगेट ये है कि यार इन लोन्स को पे ऑफ करना है। इसमें 3 तरीके हैं ये चूज करने के कौन सा लोन पहले पे ऑफ करना है। भाई फाइनेंशियली सबसे स्मार्ट तो ये है कि जो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है उसको पे ऑफ कर दो, सबसे बढ़िया है। लेकिन कुछ सिचुएशन बंदे की डिफरेंट भी हो सकती है, तो सेकंड सिनेरियो ये आ सकता है कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, जिसका आपको सबसे कम पैसा देना है, उसको आप सबसे पहले देके फारिग कर दो। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस बहुत कम होगा, आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस्ड होंगे इस समय, क्योंकि आपको बहुत लोगों का पैसा देना है। तो जहां एक का नाम गायब होगा ना लिस्ट से, तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यार हाँ, मैं सबका पैसा दे सकता हूँ। और फिर तीसरा तरीका ये होता है कि जब आप पैसा दो तो आप सबसे पहले उस बंदे का दो जिसने आपका जीना हराम कर रखा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक बंदा ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा बेशरम हो चुका है, जो बिल्कुल भी आपकी सिचुएशन समझने को तैयार ही नहीं है। सुबह शाम आपको कॉल खड़काएगा, जहां मिलेगा आपको टोक देगा, लोगों के बीच में टोक देगा, यार मेरा पैसा कब दे रहे हो। आपको रात को सपने में भी वही बंदा आ रहा है, क्योंकि आपको स्ट्रेस दे दिया उस बंदे ने बहुत ज्यादा। तो सबसे पहले आप उस बंदे का पैसा देके फारिग कर दो। तो इस तरह आपका टारगेट सेट हो जाएगा कि यार सबसे पहले मुझे इस बंदे को पे ऑफ करना है, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। इसके बाद आप बजटिंग करें। बजटिंग भी या तो एक्सेल शीट पे या पेपर पेन पे। उसका रीजन क्या होता है ना कि हम माइंड में सोचते हैं कि यार हमारा तो थोड़ा ही खर्चा होता है, मेरा खर्चा ही कितना है, मैं तो अकेला बंदा हूँ, मेरी तो अभी शादी भी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी नहीं हुई। लेकिन हम इम्पल्सिवली इतना खर्चा कर देते हैं कि हमें बहुत बार रियलाइज नहीं होता। तो जब वो पेपर पेन पे आ जाएगा या एक्सेल शीट पे बिल्कुल सामने हमारे प्रत्यक्ष हो जाएगा, तो हमें बिल्कुल दिखेगा। एक बार को तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि यार इतना सारा खर्चा हो गया, मैंने तो कभी रियलाइज ही नहीं करा। अच्छा, जब आप बजट तैयार करें तो एक तो आप अपनी इनकम्स लिखें। एक इनकम है तो एक इनकम लिखें, और अगर इनकम सोर्सेज ज्यादा हैं तो सारी इनकम्स लिखें, और उसके बाद एक्सपेंसेस लिखें। जब आप एक्सपेंसेस लिखेंगे ना तो आपके 3 कैटेगरी के एक्सपेंसेस आएंगे। एक तो आपकी नीड्स आएंगी। नीड्स में क्या हो गया, आपका रोटी कपड़ा और मकान हो गया। उसके बाद आपकी वांट्स आएंगी, और उसके बाद कुछ आपकी इन्वेस्टमेंट्स आएंगी जो आप पैसा बचा के चलते होंगे या कहीं और लगा के चलते होंगे।
सबसे पहले तो आपको अपनी नीड्स को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। भाई कुछ लोग क्या होता है ना, नीड की परिभाषा भी अलग ही कर देते हैं। यार मेरे को हर साल नया फोन तो लेना ही है, ये तो ऑब्वियसली नीड है यार। यार बिना बाइक के कैसे मैं ले सकता हूँ? यार गाड़ी बहुत पुरानी होगी, अब नई गाड़ी भी तो मेरी नीड में ही आती है। भाई नीड आप समझो रोटी, कपड़ा और मकान जो आपको जीने के लिए चाहिए, उससे अलग चीजों को नीड से हटा दो कुछ टाइम के लिए, सिर्फ कुछ टाइम के लिए। और उसके बाद जो आपकी वांट्स है और जो इन्वेस्टमेंट्स है उनको भूल जाओ। कुछ टाइम आपको करना ही नहीं है, कहीं घूमने नहीं जाना, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले ही बेकार जिंदगी जी रहे हो यार, ऑलरेडी किसी कर्जदार की गालियां सुनते हो आप टाइम टू टाइम। तो आप इन चीजों को कुछ टाइम के लिए, सिर्फ एक टेम्परेरी बेसिस के लिए बिल्कुल भूल जाओ। ये सारा का सारा आप पैसा लो, एकदम क्रेडिटर को दो। ये आपकी कर्जे पे पहली चोट। आप अपने घर में देखिए, अगर कोई बिजनेसमैन है तो वर्क प्लेस पे देखिए, आपको बहुत सारी ऐसी आइटम्स दिख जाएंगी जो आपने 6 महीने, साल भर या 2 साल से इस्तेमाल ही नहीं करी और शायद फ्यूचर में भी इस्तेमाल नहीं करने वाले। हो सकता है कि कोई पुराना फर्नीचर पड़ा हो सकता है कोई लैपटॉप पड़ा हो, आपने नया मोबाइल खरीद लिया और पुराना मोबाइल आपका पड़ा हो, कोई कपड़े पड़े हों, या हो सकता है कि आपका कोई बुक्स पड़ी हो जो कि आप यूज ही नहीं करने वाले। उनको आप आज ही बेच दो, और बेचना भी बहुत आसान है। बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं, क्विकर है, OLX है, आप बहुत हैंडसम रेट पे घर बैठे बैठे आइटम्स को बेच सकते हो। इसको बेचने से 2 आपको फायदे होने वाले हैं। एक फायदा तो ये, एक एग्जाम्पल पकड़ के समझ लेते हैं कि भाई एक मोबाइल मैंने आज बेच दिया, 10,000 रुपये में बेच दिया, वो 10,000 रुपये में अपने कर्जदार को दे दूंगा तो मुझे उसके ऊपर ब्याज नहीं देना पड़ेगा। और दूसरा फायदा क्या है कि ये डिप्रिशिएटिंग एसेट्स हैं। अगर आज 10,000 में ये बिक रहा है तो कल को ये 8,000 में बिकेगा, उसके बाद ये 6,000 में बिकेगा, तो वो 2,000 4,000 का क्यों नुकसान में झेल लो। अच्छा, सिर्फ खर्चे कम करने से बात नहीं बनेगी, आपको अपनी कमाई को भी थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। कमाई को बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका तो यह कि यार जो मैं करता हूँ वही और थोड़ा सा और कर लेता हूँ। जॉब करता हूँ, चल यार 4 घंटे और जॉब कर लेता हूँ, ओवर टाइम का कुछ पैसा मिलेगा। या हो सकता है कि यार मेरा कोई बिजनेस हो, 3-4 ऑर्डर्स और प्रोसेस कर लेता हूँ। कोई प्रोफेशनल हूँ तो 5-6 क्लाइंट्स और देख लेता हूँ। और अगर एग्जिस्टिंग काम में मेरे को ग्रोथ नहीं मिल पा रही या कमाई नहीं मिल पा रही तो कुछ पैसिव इनकम का सोर्स देख लेता हूँ। आजकल छोटे मोटे काम बहुत सारे होते हैं। भाई मैं कंटेंट अच्छा लिखता हूँ, चलो कंटेंट क्रिएशन कर लेते हैं। ग्राफिक्स बहुत बढ़िया बनाता हूँ तो ग्राफिक्स बना सकते हैं किसी छोटी या मिड साइज फर्म के लिए। या हो सकता है कि मेरे को सोशल मीडिया मैनेजमेंट आता है, मैं सोशल मीडिया अच्छा मैनेज कर सकता हूँ, तो एक मिड साइज फर्म के लिए सोशल मीडिया मैनेज कर सकता हूँ पैसिवली शाम को बैठ के। और अगर ऑनलाइन बिजनेसेस मेरे को नहीं आते तो यार डिलीवरी का काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस समय क्या है, आपका टारगेट सिर्फ ये है कि आपको लोन्स पे ऑफ करने हैं। छोटा बड़ा काम कुछ नहीं देखना, सिर्फ लोन्स को पे ऑफ करना है। और जितना भी आपका सारा पैसा है, सिर्फ ध्यान रखने वाली बात ये सारा का सारा आपके कर्जदारों के पास जाना चाहिए और कहीं भी नहीं जाना नहीं चाहिए। ये होगी आपकी कर्ज पे फाइनल चोट। मैं रेकमेंड करता हूं कि ये स्टेप बाय स्टेप जो गाइड है ना, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अगर पॉसिबल हो तो एक प्रिंट निकाल लो, छोटा सा प्रिंट निकाल लो और अपने पर्स में डाल लो। बीच में 2-3 बार दिन में आप देखोगे ना तो आप उसी टारगेट पे बने रहोगे। या हो सकता है कि अगर आप पर्स में नहीं रखना चाहते तो उसका प्रिंट निकाल के ऐसी जगह लगा लो, ऑफिस में लगा लो, घर पे लगा लो, जो डेली आपको एक बार जरूर दिखे। और जब आप उसको पढ़ोगे, डेली देखोगे, तो आपके माइंड में सारे पॉइंट्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे और आप फिर इसी रास्ते पे बिल्कुल डिसिप्लिन मैनर में चलते रहेंगे। एक बार आप अपने लोन्स को देखिए, क्या उसमें कोई ऐसा अनसिक्योर्ड लोन है जो 20 से 24% के इंटरेस्ट रेट पे है, या कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड लोन है जो 35 से 40% के इंटरेस्ट रेट पे है। एक्चुअली क्रेडिट कार्ड तो बने हुए आदमी को मोहताज करने के लिए। इन सभी लोन्स को आपको पहले पे ऑफ करना है। अब बहुत बार क्या होता है कि इनका अमाउंट बहुत ज्यादा होता है और आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में पे ऑफ नहीं कर सकते। उसको पे ऑफ करने के लिए मे बी साल, 2 साल, 4 साल लगेगा। तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप रिस्ट्रक्चर कर लो। आप बैंक से या किसी फ्रेंड से एक कम इंटरेस्ट रेट पे कुछ पैसा उठाओ और इनको पे ऑफ कर दो, और फिर धीरे धीरे अपने लो इंटरेस्ट रेट वाले लोगों को पे ऑफ करते रहो। अगर हम अपनी इंस्टॉलमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दे तो हमें एक्सपोनेंशियल रिजल्ट मिलेगा। एक एग्जाम्पल पकड़ते हैं, अगर हम x इंस्टॉलमेंट देते हैं और किसी तरह हम उसको 2x कर देते हैं तो हमें जो उसका बेनिफिट है ना वो 3x मिलेगा, क्योंकि हमें इंटरेस्ट पेमेंट बहुत कम करनी पड़ेगी। और अगर हम किसी तरह इसको 3x कर दें तो हमारा बेनिफिट 7x तक हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि हमारी इंस्टॉलमेंट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बेनिफिट बढ़ेगा। इंस्टॉलमेंट जैसे हमारी बढ़ती जाएगी हमारे बेनिफिट्स एक्सपोनेंशियली बढ़ेंगे। उसका प्राइमरी रीजन है कि हमें इंटरेस्ट बहुत कम पे ऑफ करना पड़ेगा। और एक फायदा क्या है कि बहुत जल्दी हमारा लोन पे ऑफ हो जाएगा। तो अगर आपको कोई विंडफॉल गेन होता है, मे बी कोई लॉटरी हो गई, या आपको कोई गिफ्ट मिला है, आपको कोई बोनस मिला है, कोई इंसेंटिव मिला है, कहीं से भी पैसे का जुगाड़ हुआ है, तो आप उसको एकदम लोन पे ऑफ करने में करो। आपका लोन तो कम होगा ही होगा, आपको लॉन्ग रन में ब्याज भी कम देना पड़ेगा। ये तो हम कर्जे से बाहर निकल गए। अब आगे ऐसी कोई सिचुएशन अराइज ना हो, इसके लिए 2 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो एक इमरजेंसी फंड स्टैब्लिश करना पड़ेगा। जो आपके 6 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस है, वो ये रोटी, कपड़ा और मकान, वो एक्सपेंसेस एनालाइज करो और उसके ऊपर कुछ और एक्स्ट्रा खर्चा जो कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो उसके लिए, और वो सारा पैसा आप कैश में रखो या अपने बैंक अकाउंट में डाल के छोड़ दो। इंश्योर करो कि जो आपका बैंक अकाउंट है वो गूगल पे या पेटीएम या कोई ऐसी ऐप से लिंक्ड हो, या मोबाइल बैंकिंग आप यूज कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव ये है कि इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए पैसा, जब आपको जरूरत हो आप एकदम उसको यूज कर सके।
मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं जहां बंदा डेस्परेट होता है, यार मेरा बंदा हॉस्पिटल में पड़ा है, मुझे तो पैसा चाहिए ही चाहिए, आज रात को ही चाहिए, मैं बैंकिंग प्रोसीजर से नहीं जा सकता, मेरे पास सिबिल स्कोर भी है, सब कुछ है, लेकिन मैं बैंकिंग प्रोसेस से जा ही नहीं सकता, बंदा ही चला जाएगा, तो आज मैं अनसिक्योर्ड लोन भी उठा लूंगा, एक ब्लैकमेलिंग रेट पे भी उठा लूंगा 20% 24%, जबकि मेरे को 8 या 10% पे बैंक से मिल सकता है। तो आपका एक इमरजेंसी फंड पड़ा होगा तो आपको कभी भी डेस्परेट वाली सिचुएशन में नहीं आना पड़ेगा। इंडिया में ना लोग लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस लेते हुए घबराते हैं, सोचते हैं प्रीमियम का एक और खर्चा ऐड हो जाएगा। अच्छा, आप इमेजिन करो आपकी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और 10 दिन के लिए आप वहीं पर रहे, आपको कितना ज्यादा खर्चा हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर हेल्थ इंश्योरेंस हुआ तो आपका मोटा मोटा खर्चा बाहरों बाहर निकल जाएगा, आपकी पॉकेट से बहुत नॉमिनल एक्सपेंसेस जाएंगे। अच्छा, खुदा ना खास्ता ऐसी सिचुएशन ना आए, लेकिन फिर भी आप किसी कारणवश चले गए, आपके पीछे आपकी फैमिली बेबस हो जाएगी। आपको जिन लोगों से पैसे लेने होते हैं वो शायद बेईमान हो जाए, 21st सेंचुरी है, और जिन लोगों को पैसे लेने हैं आपसे वो लोग आपके घर पे आके खड़े हो जाएंगे, आपकी फैमिली के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आप नहीं चाहेंगे कि आप अपनी फैमिली के लिए कर्ज छोड़ के जाएं विरासत में, इसलिए बेस्ट है कि आप एक अच्छा लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और मैंने आपकी लाइफ में 1% भी वैल्यू ऐड करी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कर्ज के नीचे दबे हुए हैं और फ्रीडम क्या होती है उनको लोगों को पता ही नहीं, उनकी लाइफ में होप ही खत्म हो चुकी है। अगर उनके पास ये वीडियो पहुँचती है और उनका 1% भी फ़ायदा होता है कर्ज से बाहर निकलने में, तो हमारा एफर्ट सक्सेसफुल हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन।